हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड मेरे को यहाँ पे सॉरी बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि ना ये वाला टॉपिक रह गया था। मैंने मतलब रिकॉर्ड तो किया था कभी कभी, लेकिन ये अपलोड होने से रह गया और फिर मुझे लगा कि सब कुछ मैंने कवर कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। मैं लिख भी देती हूँ सॉरी यहाँ पर, ठीक है। एक और बार सॉरी लिख देती हूँ। अब आप लोग मुझे माफ कर देना, इसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वरना फिर मुझसे कहोगे कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आया था, हमें पता नहीं चला। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ लेना। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, इस बात का मैं पक्का पक्का प्रॉमिस करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ने वाले हैं। तो ये किसके बारे में बात करते हैं? ये देखते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। अब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता है ना, बेसिक बेसिक समझते हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म में ही मुझे प्रॉफिट अर्न करने हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है ना। तो हमारे पास में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो गए? दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो गए। एक हो गए हमारे शॉर्ट टर्म, और एक हो जाते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनको हम करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्हें हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना है हमारी अकाउंटिंग में। तो अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमने इन्वेंट्री में पढ़े थे, जैसे कि हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस पर, हमें कॉस्ट वैल्यू पर चीजें रखनी होती हैं, या फिर हमें ये देखना होता है कि करेंट मार्केट वैल्यू क्या है। तो सेम चीज हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आइदर करेंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हमें रिकॉर्ड करनी रहती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आप सभी के लिए। इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आपको ये समझ में आ गया कि हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या करता है? ये यहाँ पर हमारे चैप्टर को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन्वेस्टमेंट का, अकाउंटिंग हमें किस तरीके से करनी है यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और इसमें भी हमारे पास डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं। तो अब आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एंटरप्राइज अगर है, ठीक है, तो एंटरप्राइज में क्या होगा? एंटरप्राइज में आपके पास में दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। एक होती है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि हम लेकर चलेंगे कि अगर मान लो हमें फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है, या फिर हमें डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, बॉन्ड्स में करनी है, तो हमारे पास में क्या होता है? बॉन्ड्स में एक इशूअर होता है जो बॉन्ड को इशू कर देते हैं, राइट। जो जिसको पैसे की जरूरत होती है, उस कंपनी ने यहाँ पर बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड क्या था? एक डेट इंस्ट्रूमेंट था। और हमारे पास एक इन्वेस्टर होता है जो कि उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो सेम ही आपके डिवेंचर्स भी होते हैं। तो हमारे पास में AS 13 जो है वो इन्वेस्टर के ऊपर लग रहा है, इशूअर के ऊपर नहीं लगेगा। इतना याद रहेगा आपको। इसके अलावा डिविडेंड इनकम इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास में डिविडेंड इनकम हो, ठीक है, और आप उसे दूसरे कंपनी के या सेम कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आपको डिविडेंड इनकम चाहिए तो आप क्या करोगे? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, जिससे कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट आपको डिविडेंड के फॉर्म में पे करे। देन हो सकता है कि आपको यहाँ पर रेंटल इनकम चाहिए, तो आप इन्वेस्ट करोगे लैंड के ऊपर या फिर बिल्डिंग्स में, जहां से आपको रेंट मिल सकता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का। क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। अब कैपिटल एप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं? देखो, मान लो आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और आप इसको लेटर क्या कर रहे हो? 150 रुपए में बेच रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पर कैपिटल एप्रिशिएट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई जमीन है, ठीक है, अब जमीन मैंने आज यहाँ पर खरीदी और कल या फिर मान लो 10 साल के बाद में उसके प्राइसेस बढ़ गए, तो अब ये हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाती है। तो ऐसा हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो तब तो सस्ते थे, बाद में महंगे हो गए, राइट। इसके अलावा डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, लैंड हमारे पास में अगर हमने खरीदी है, तो ऐसा होता है ना कि हमने आज कोई शेयर खरीदा, कल वो महंगा हो गया,
तो इसी तरीके से हमारे पास में गोल्ड एंड सिल्वर भी होता है, ठीक है। याद रखना गोल्ड एंड सिल्वर भी हमें कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ले जाता है। तो ये सभी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट्स जब हमारे एसेट्स में हमें करनी है, ठीक है। अब ये एसेट्स हमने क्यों होल्ड कर कर रखे हैं एज एन एंटरप्राइज? मैं एक एंटरप्राइज हूँ अगर, तो उसने होल्ड कर कर इन एसेट्स को क्यों रखा है? ताकि यहाँ पर उसकी अर्निंग्स हो, उसे इनकम मिले। अब अर्निंग किस किस फॉर्म में हो सकती है? इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है, डिविडेंड के फॉर्म में, रेंटल इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे मैंने अभी समझाया था। तो हमारे पास में ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंडर आते हैं। अच्छा, कुछ लोग इन्वेंट्रीज को समझना, इन्वेंट्री रख रहे थे हम फिनिश गुड्स की, राइट, तो उसको स्टॉक इन ट्रेड भी बोल रहे थे। तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए अगर मैंने कुछ भी अपने पास में स्टॉक होल्ड कर कर रखा हुआ है, एसेट होल्ड कर कर रखे हुए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। ये याद रखना, उसको हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्वेंट्री के लिए पढ़ा हुआ है अलग से, उसमें अपन कवर करेंगे। तो अब हमें ये समझना है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो होता है वो कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन सभी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रहेगा इतना आप लोगों को? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स यूज किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें आरबीआई बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं, अलग अलग हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स रहते हैं। लेकिन मान लो एक एंटरप्राइज है जिसने की इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड में, क्या करा है उसने? उसने एंटरप्राइज ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है उस एंटरप्राइज के ऊपर लगेगी। लेटर से एबीसी ने यहाँ पर किसी कोई एसआईपी खोली म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उनके ऊपर लगेगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं लग रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसके ऊपर लग रहा है? जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एंटरप्राइज ने की हुई है। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर से भी क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर ट्रिक कर कर आपको दे देते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट्स को हम किस हिसाब से यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स को मैंने जैसे आपको बताया था, एक हो जाती है आपके पास करेंट इन्वेस्टमेंट्स और एक हो जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं कर कर रखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर या तो 12 महीने तक या 12 महीने से कम टाइम के लिए रखना चाहते हो, तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। यहाँ पर इंटेंशन जो है वो हमारी जज नहीं की जाती एट द टाइम ऑफ परचेज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो जो शेयर्स हमारे हमने आज खरीदे हैं किस इंटेंशन से कि हम इनको 6 महीने के अंदर अंदर बेच देंगे, तो वो मेरे किसके अंडर आएंगे? वो मेरे आते हैं टेम्पररी इन्वेस्टमेंट या करेंट इन्वेस्टमेंट के अंडर। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझना, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपकी करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो किसके अंडर आ जाती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंडर आ जाती है। मतलब आपकी जो इंटेंशन है वो इसको 12 महीने से ज्यादा के होल्ड करने के लिए है। तो ये एसेट आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करना चाहते हो। तो मान लो अगर कोई आपने शेयर्स खरीदे कि भाई आज से 5 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, इसका पैसा बहुत आगे चला जाएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, या फिर आपने किसी सब्सिडरी कंपनी में, है ना, कंपनी है तो कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये किसके अंडर आते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंडर आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद थियरी पढ़ लेंगे थोड़ी सी, अभी एक बार एक कॉन्सेप्ट और समझना। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो हमारे पास वैल्यूएशन करेंट इन्वेस्टमेंट की किस तरह से जाएगी और हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो जो करेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम इसको लोअर कॉस्ट या तो फिर लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू लेंगे। मीनिंग मैंने आज एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, कल वो 150 रुपए का हो गया, तो फिर मैं 100 रुपए पर उसको लेकर जाऊंगी। आज मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, कल वो 90 रुपए का हो गया, तो मैं उसे 90 रुपए पर रिकॉर्ड करूंगी।
तो हमने वो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, जहां पर हम जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट्स को इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आपका लग जाता है। तो अब करेंट इन्वेस्टमेंट का दिक्कत क्या है कि आप इसको जल्द से जल्द बेचना चाहते हो, तो मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं हमारी वैल्यूएशन पर, हमें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो क्योंकि ये हमें अफेक्ट कर रही हैं तो हम इन्हें रिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है वो लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक एग्जांपल और ले लूं इसमें, या ये वाला समझ में आ गया। मानकर चलो आपके पास कॉस्ट थी किसी शेयर की 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू हो गई 80 रुपीज, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट क्या हो गई इसकी, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा कि 80 रुपए जो है, जो इसकी करेंट वैल्यू है, ठीक है, और लॉस हमें 20 रुपए का होगा। अब जिन लोगों ने जनरल एंट्री सीख ली है प्लीज अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सीखी है मैंने अलग से वीडियो बना रखी है उसके थ्रू समझ जाना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, अब आपको ये याद होगा नॉमिनल अकाउंट क्या होता था। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे लिए लॉस होते थे हम क्या करते थे, लॉस को डेबिट करते थे, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। तो लॉस कितने रुपए से हुआ है, 20 रुपीज से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कितने रुपीज से क्रेडिट करेंगे, 20 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। आगे समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट, वैल्यूएशन आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की कैसे करोगे। अब तो वैल्यूएशन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का समझना है तो उसके लिए इस तरह से समझना कि मान लो हमारे पास में, ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम नॉर्मली कॉस्ट पर लेकर चलते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट पर क्यों लेकर चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। मैंने 6 महीने के लिए यहाँ पर एसेट नहीं रखा हुआ है, मैंने कम से कम मान लो 5 साल के लिए रखा हुआ है। अब एक 6 महीने के बाद में मान लो उसका वैल्यू बहुत भी गिर गया तो 5 साल बाद बेचना है, तब का तब देखेंगे, अभी से देखकर क्या करें, हो सकता है आगे जाकर बढ़ जाए। तो क्योंकि इसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर कर रखा हुआ है तो स्मॉल मार्केट फ्लक्चुएशंस मुझे अफेक्ट नहीं करने वाले। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसे होती है तो उसमें छोटी छोटी फाइट्स आप लोगों की मैटर नहीं करती हैं, राइट, उनसे ब्रेकअप्स नहीं होते हैं। वैसे ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट का, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का करंट मार्केट प्राइस गिरा भी है तो कोई बात नहीं है, आपस में बात कर कर सुलझा लेंगे मैटर को, लेकिन ब्रेकअप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक आता है आपका एक्सेप्शन वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। मान लो अगर मेरी कॉस्ट थी 100 रुपीज की, मार्केट वैल्यू हो गई 70 रुपीज की शेयर की, ठीक है। अब हमें एक सवाल पूछना है, क्या सवाल, ये जो वैल्यूएशन गिरी है क्या ये टेम्पररी है या ये परमानेंट है। अगर ये टेम्पररी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर ये परमानेंट होगा तो हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो कंपनी हमारे पास में मान लो लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी बंद हो रही है, अपने एसेट्स वगैरह बेच रही है, या फिर यहाँ पर सीवियर फाइनेंशियल डिटोरिएशन हो गया है कंपनी का, तो उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर कंपनी में जो भी हमने शेयर्स खरीदे थे उसके वैल्यू में जो लॉस हुआ उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या समझा, करेंट इन्वेस्टमेंट 12 महीने तक हो सकती है या उससे कम होगी। वैल्यूएशन अगर करेंट की करनी है तो वो हमें देखना होगा कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में क्या लोअर है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 12 महीने से ज्यादा रहेगी, वैल्यूएशन कॉस्ट पर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर ये डिक्लाइन परमानेंट है तो रिकॉर्ड करेंगे लॉस को, और अगर टेम्पररी है तो टेम्पररी के टाइम पर उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। आगे समझ में इतना, तो हमें क्या क्या चीजें करनी है इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमारे थियरी के ऊपर, फिर हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें समझ ली हैं,
स्टैंडर्ड जो है वो किसके साथ डील कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एंटरप्राइजेस की और रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो एंटरप्राइजेस को करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि रियलाइजेबल है इन नेचर और हम इनको एक साल से ज्यादा के लिए अपना, जब हमने इनको एक्वायर करा उससे एक साल से ज्यादा के लिए अपने पास नहीं रखना चाहते, और लॉन्ग टर्म जिनको हम यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। तो कॉस्ट जो होती है इन्वेस्टमेंट की उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, सभी एक्विजिशन कॉस्ट आ जाएंगी। एक्विजिशन कॉस्ट में आप क्या क्या लेकर चलोगे, ब्रोकरेज लेकर चलोगे, फीस लेकर चलोगे, कोई भी ड्यूटीज इसके साथ में आपकी एसोसिएटेड हैं, कोई भी टैक्सेस आपने पे किए हैं तो वो भी आप लेकर चलोगे। जैसे आपने अगर कोई जमीन खरीदी तो स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हो, तो स्टैंप ड्यूटी भी आप अपनी एक्विजिशन कॉस्ट में लेकर चलते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमें ये डिफरेंस जो है हमारी कैरिंग अमाउंट में, ठीक है, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स में, ये हमें यहाँ पर चार्ज करना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट करना होता है। तो हमने यहाँ पर समझा था कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो हमें बताएगा कि हमें अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें अकाउंट करना है, डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो भी करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रियलाइजेबल होनी चाहिए नेचर में, और उनको हम यहाँ पर एक साल से ज्यादा नहीं रखेंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए उनको हम रखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई भी शेयर्स ट्रेडिंग पर्पसेस से हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं आपकी, तो ये सभी आपके ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, है ना, तो ये सभी आपके करेंट एसेट्स के अंडर भी आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी करेंट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन या स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए हमने इनको रखा हुआ है, तो ये हमारे सभी किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जैसे किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे पास में लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं हमने, या फिर हमने शेयर्स खरीदे ताकि हमें कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिल जाए, हम कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, इंटेंशन क्या है जब हमने इसको परचेज किया है। तो इंटेंशन हमारी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द शेयर्स जो है वो देखी जाती है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो मैंने बताया था ना कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें रखनी है, परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब ठीक है। अब यहाँ पर एक एंटरप्राइज है, मान लो उसने शेयर्स खरीदे हैं अपने लिए 100,000 के, दैट इज 1,00,000 के, और साथ में ब्रोकरेज पे किया 2,000 रुपीज का, स्टैम्प ड्यूटी दिया लेटर से 500 रुपीज का। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लेकर चलोगे आप, 1,02,500 रुपीज इसको लेकर चलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना क्या याद रखना है कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके सामने रहेगी। अच्छा, अब आते हैं डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला है। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट को जब मैं बेचने जा रही हूँ तो मुझे क्या ध्यान में रखना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में आता है, एक सेकेंड यहाँ पर लिख लेते हैं, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं हमारे पास में वो कैसे होने चाहिए, वो हमारे पास में नेट सेल प्रोसीड्स हमारी क्या रही माइनस हमारी कैरिंग अमाउंट क्या है। तो अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, और अगर लॉस होता है तो हम क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं और लॉस को हमें डेबिट करना होता है। मान लो हमारे पास में जो कैरिंग वैल्यू है शेयर्स की, लेटस से वो 1,02,500 रुपीज थी, राइट। अब इसके बाद में हमने इसको जब बेचा, तो बेचने के टाइम पर ये 1,10,000 रुपीज का हमने बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 7,500 रुपीज का। तो क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना होता है, 7,500 रुपीज से क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट को, और 7,500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसे डेबिट कर देंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि स्कोप क्या क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का, मीनिंग क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पर इनकम आपको हो रही है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो तो उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से लेकर चलेंगे। इन्वेस्टमेंट तो मैंने लैंड में ही करी, उसी में अपना पैसा लगाया है, लेकिन जो उससे मुझे रेंट मिला
उसको, उस रेंट को रिकॉर्ड करूंगी मैं अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। आ गया समझ में? तो डिविडेंड अगर मान लो किसी शेयर पर रिसीव हुआ है तो किस पर जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जाएगा। इसके बाद में अगर कोई लीज अरेंजमेंट्स हैं तो उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 में लेकर चल रहे थे, तो ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज हो गई। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स यहाँ पर हैं, या लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारी हो जाती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो उनको हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस के हिसाब से लेकर चलते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट कुछ एंटिटीज ने की है, जैसे म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, या फिर रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कमिटी, कंपनीज, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंडर बनी है, मीनिंग स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर कंपनीज एक्ट के अंडर इनको इस तरह से कुछ डिक्लेयर किया गया है, तो ये स्पेशल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अंडर आरबीआई से भी इर्डा फॉलो करते हैं, तो इन पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो अप्लाई नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? अभी तक जितना समझाया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है? कोई भी ऐसे एसेट जो कि किसी एंटरप्राइज ने होल्ड कर रखे ताकि वो उस पर एक इनकम अर्न कर पाए, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंटल्स, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो, या फिर उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहे होने चाहिए। तो ये सभी हमारे किसके अंडर आ जाते हैं? ये सभी इन्वेस्टमेंट के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट के अंडर नहीं आता। तो अगर शेयर्स आपने खरीदे हैं यहाँ पर ताकि आप उन्हें रीसेल कर पाओ, तो वो आपके लिए अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो क्या बन जाती है? इन्वेंट्री बन जाती है। लेकिन शेयर्स आपने खरीदे कि भाई मुझे डिविडेंड मिल जाए, तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आता है फेयर वैल्यू। तो जिस प्राइस पर किसी भी एसेट को हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, किसके साथ में? नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज के साथ में, आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन पर। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लो मार्केट प्राइस किसी लिस्टेड शेयर का 250 रुपीज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू होगी वो भी मैं अपनी अप्रोक्सीमेटली 250 रुपीज ही लेकर चल रही हूँ। मान लो यहाँ पर ऐसा हो गया कि कोई मार्केट में प्राइस तो आपका 250 है, लेकिन अभी बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गई है, मार्केट कुछ ऊपर नीचे जा रहे थे उस वजह से, तो फेयर वैल्यू यहाँ पर जो नॉलेजेबल लोग हैं उन्होंने बोला कि नहीं, ये शेयर आपका ओवर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू एक्चुअली 250 होनी चाहिए, तो 250 यहाँ पर फेयर वैल्यू बन जाती है। या फिर उन्होंने बोला 200 होना चाहिए, ओवर वैल्यूड शेयर है, पहले इसका 250 रुपीज था, तो यहाँ पर वो अमाउंट जो कि कोई भी एसेट एक्सचेंज कर सकता है बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड अ नॉलेजेबल विलिंग सेलर, किसी भी आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन में। तो एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस के अंडर मार्केट वैल्यू जो है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो एक एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है। तो मार्केट वैल्यू एक अमाउंट है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं किसी ओपन मार्केट में, और जो नेट है एक्सपेंसेस का वो हमारा इनकर होना चाहिए ऑन और बिफोर डिस्पोजल। आ गया समझ में? तो मार्केट वैल्यू क्या है? जब हमने ओपन मार्केट में कोई भी अपनी अमाउंट सेल करी है जिसमें से हमने सेलिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1000 रुपीज का यहाँ पर कोई शेयर खरीदा या कोई सामान खरीदा, इन्वेस्टमेंट करी आपने, म्यूचुअल फंड खरीदा लेटेस्ट से, और ब्रोकरेज और टैक्सेस आपने 20 रुपए के पे किए, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए? मार्केट प्राइस जो आप लेकर चलोगे वो 980 रुपीज का लेकर चलोगे, मतलब आपने सॉरी यहाँ पर सेल किया है इसको, मार्केट वैल्यू पर खरीदा नहीं है, मार्केट वैल्यू पर आपने 1000 रुपीज में खरीदा है इसको। तो फेयर वैल्यू कैसा है? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, ये मार्केट बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वैल्यूएशन में हम फेयर वैल्यू यूज करते हैं, और मार्केट वैल्यू हम कब यूज करते हैं? जब हमें डिस्पोजल करना है, दैट इज हमें जब उसको बेचना है। डिस्पोजल का मतलब होता है अकाउंट्स में डिस्पोज करना, फेंकना नहीं है कूड़ेदान में जाके, ठीक है। डिस्पोजल का यहाँ पर मतलब होता है आपका सेल करना है आपको, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑब्जर्वेबल होती है और मार्केट बेस्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देती हूँ मैं। जब हम एसेट को इन्वेंट्री में होल्ड कर रखते हैं तो उनको कभी भी इन्वेस्टमेंट में लेकर नहीं जाओगे। करेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। प्रॉफिट्स और लॉस जो होते हैं किसी भी सेल पर
वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। कॉस्ट में जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं वो सब आप लेकर चलोगे, और क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि हमारे पास में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो है उनके फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो एंटरप्राइजेस क्यों होल्ड कर कर रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, अलग अलग रीजन हो सकते हैं उनके, जैसे कि भाई उनको रेगुलर इनकम चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन कराना है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखना है, या फिर उनको अपने सरप्लस फंड्स को पार्क करना है। उनके पास कुछ टाइम के लिए सरप्लस फंड्स हैं तो कुछ टाइम के लिए उनको इन्वेस्ट कर दिया। तो कुछ एंटरप्राइजेस यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट इसको अपने ऑपरेशंस का मानती हैं, और परफॉर्मेंस असेसमेंट जो होती है एंटरप्राइज की वो लार्जली या सोली इस बात पर डिपेंड करेगी कि उनकी रिपोर्टेड रिजल्ट्स एक्टिविटी के क्या हैं, क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उनको हम केवल सर्टिफिकेट या सिमिलर डॉक्यूमेंट से दिखाते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। कुछ हमारे पास फिजिकल फॉर्म में जैसे बिल्डिंग्स, लैंड हो गई। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे एक्टिव मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जहां से हमें एक फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू स्टैब्लिश की जाती है। बाकी इन्वेस्टमेंट जो है उनके लिए हो सकता है कि एक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता हो, मीनिंग कि हम उनसे यहाँ पर उनके यूज कर रहे हैं ताकि फेयर वैल्यू डिटरमिन कर पाए। तो अगर मान लो कोई बैंक है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट इनकम के लिए, या कोई कंपनी शेयर्स परचेज करिए दूसरी कंपनी के ताकि उसे कंट्रोल मिले, तो ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट एज अ कोर ऑपरेशन है, तो हमारे पास में कुछ कंपनीज होती है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, अब ऐसे, या फिर कोई होल्डिंग कंपनी हो गई, या एनबीएफसीज हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पर एंटरप्राइज की डिपेंड करेगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम और वैल्यूएशन चेंजेस कैसे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो जनरली हमारे क्या होता है बैंक्स वगैरह पर इसलिए नहीं लगती है। अब आपको फिजिकल नॉन फिजिकल अपनी इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई होंगी कौन सी होती है। इसके अलावा मीनिंग जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ऐसा भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, और जो नॉन फिजिकल होते हैं जैसे शेयर्स वगैरह आपके हो गए, जो कि किसी डॉक्यूमेंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो एक्टिव मार्केट वाला है वो क्या है कि भाई रेगुलर बाइंग और सेलिंग हो रही है, इनकी प्राइसेस जो है वो कोटेड मिल जाते हैं हमें, फेयर प्राइसेस इजीली डिटरमिन कर पाओगे। जैसे कोई इक्विटी शेयर है, स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर चेक कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर चेक कर लिया, है ना। अगर मान लो आपके पास में इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्टिव मार्केट है, तो कोई भी रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, फेयर वैल्यू यहाँ पर ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनी के हैं या फिर अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, तो वो हमारे पास में वैल्यूएशन टेक्निक्स जो है उसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी के नेट एसेट्स क्या हैं, उसकी अर्निंग्स क्या हैं, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको दो बताई थी। तो एक करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो कि यहाँ पर रेडिली रियलाइजेबल होती है, ठीक है, और हम इसको यहाँ पर 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर कर नहीं रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर इंटेंशन जो है हमारी जज कब की जाती है कि हमें इसको लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टाइम टर्म, जब हम इसे खरीद रहे होते हैं। तो अगर शेयर्स हमने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं, या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी यूनिट्स खरीदी हैं, तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लो मैंने 14 मंथ्स के बाद में भी, ठीक है, एक्चुअली कोई एसेट खरीदा है, तो भी बहुत बार क्या होता है कि हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट में ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि मेरी इंटेंशन उसे 12 महीने से ज्यादा रखने की नहीं थी, लेकिन 14 महीने के लिए रख लिया क्योंकि माइट भी कुछ रीजन रहे, ठीक है। चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर जो कि हमारी अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट होती है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसा हमने देखा कि अलग अलग चार्जेस लगते हैं, तो हमारे पास परचेज प्राइस, ब्रोकरेज फी, स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीजें लग जाती हैं। तो हमारे पास एक्विजिशन चार्जेस ये सभी हमारे लग सकते हैं। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट जब हमने एक्वायर की है या पार्शियली एक्वायर की है या तो इशू किए हैं शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो हमारी फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज की इशूड या एसेट्स गिवन अप होनी चाहिए। मीनिंग मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट हमने की, ठीक है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए लेटस से। अब जो शेयर्स इशू किए उनकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज थी, लेकिन उनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 25 रुपीज थी।
तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हम कौन सी लेकर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हम यहाँ पर ₹25 लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो नॉमिनल वैल्यू है, ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट के बराबर नहीं होती है, याद रहेगा इतना। तो अगर इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज है तो या फिर डिबेंचर्स है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट यहाँ पर जो फेयर वैल्यू है सिक्योरिटीज इशूड की वो हम लेकर चलते हैं, या फिर जो एसेट हमने गिव अप किया है। आगे समझ में इतना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मान लो फेयर वैल्यू जो है वो इक्वल या नॉमिनल हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है, पार वैल्यू के बराबर मीनिंग फेस वैल्यू के बराबर, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट हमने एक्वायर करी है किसी एक्सचेंज में, चलो इसको थोड़ा अलग से बताती हूँ पहले मैं मान लो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो एक्वायर की एक्सचेंज में या फिर वो हमारी पार्शियल एक्सचेंज का हिस्सा थी, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट जो है उसको फेयर वैल्यू जो हमारे एसेट को हमने गिव अप किया है, ठीक है, या तो उसकी होनी चाहिए या फिर गिवन अप भी लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म है, या फिर फेयर वैल्यू हमारी जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है हमने उसके बराबर होगी, जो भी यहाँ पर ज्यादा होगा। मीनिंग मान लो कोई मशीनरी की वैल्यू फेयर वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपीज है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू 3,90,000 है, तो कॉस्ट 400,000 लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी की जो फेयर वैल्यू है उसे हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट हमने एक्वायर करा है इन एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट, तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की वो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड के अकॉर्डिंग जाता है। तो जो भी हमारे पास ज्यादा फेयरली क्लियरली एविडेंट होगा। अगर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है और रेंटल है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ये हमारे पास में इनकम होती है, राइट। जनरली हम इनको इनकम लेकर चलते हैं, और ये हमारे पास में या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम मानकर चलेंगे। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है रिकवरी ऑफ कॉस्ट। कैसे, अगर यहाँ पर मान लो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट हमारे ऊपर लगा हुआ है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, मान लो एक सिचुएशन लेकर चलो कि आपने एक बॉन्ड खरीदा था जो कि आपने 1 जुलाई को खरीदा। अब इंटरेस्ट पीरियड यहाँ पर आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक था। प्राइस में आपको जो अनपेड इंटरेस्ट रहेगा कब से कब तक का, जनवरी से लेकर जून तक का, ठीक है। अब वो भी हमारे पास में प्राइस में इंक्लूडेड है। तो जब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया लेटर, तो जो प्री एक्विजिशन पोर्शन था वो हम अपनी कॉस्ट से डिडक्ट कर लेते हैं, और जो पोस्ट एक्विजिशन पोर्शन था वो हमारी इनकम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ यहाँ पर 12,000 रुपीज का, और ये इसमें से प्री एक्विजिशन हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में 6,000 रुपए जो पोस्ट एक्विजिशन का है, ठीक है, जो पोस्ट एक्विजिशन का 6,000 है वो तो हमारे लिए इनकम बन गया, लेकिन जो हमारे पास प्री एक्विजिशन का है वो कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दी। समझ में आ गया। एक और यहाँ पर आपके पास में एग्जांपल डिविडेंड्स का भी ले लेंगे, अभी इतना समझते हैं। तो सच इनफ्लोज रिप्रेजेंट अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम। ये हमारे रेंट के लिए था, जैसा मैंने आपको अभी एक्सेप्शन में समझाया। तो अगर मान लो अनपेड इंटरेस्ट अक्रू हुआ था बिफोर द एक्विजिशन ऑफ एन इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम प्राइस जो हमने इन्वेस्टमेंट का पे किया, जब मैं बॉन्ड दे रही थी तो मैंने 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए थे, और सब्सिक्वेंट रिसिप्ट जब इंटरेस्ट की मिली तो 12,000 मिली, जिसमें से 6,000 मेरी इनकम थी और 6,000 ये वाले मैंने रिकवर किए। तो ये हमारे पास में अलोकेट होता है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड्स के, और प्री एक्विजिशन पोर्शन जो है उसको हमने अपनी कॉस्ट से डिडक्ट कर लिया।
तो जब डिविडेंड्स हमें इक्विटी पर मिलते हैं तब क्या होता है वो भी सिचुएशन देख लेते हैं एक बारी। तो हमारे पास में अगर मान लो कोई हम शेयर्स है, ठीक है, तो उसमें जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड किससे रिलेट करेगा, जो प्रॉफिट्स हमने अर्न करे थे, कब अर्न करे थे, बिफोर एक्विजिशन, ठीक है, बिफोर एक्विजिशन अगर हमने कोई भी प्रॉफिट्स अर्न किए हैं तो वो हमारे पास में रिटर्न ऑफ कैपिटल के अंडर आते हैं। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा, जो डिविडेंड है उनको हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, जब डिविडेंड्स हमारी इक्विटी पर हैं तो हम उन्हें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर कर रहे हैं और सिमिलर ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अप्लाई होगा। If it's difficult to make such an allocation except on an arbitrary basis, तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली रिड्यूस होता है बाय डिविडेंड्स रिसीवेबल, और ये हमारे पास में क्लियरली एक रिकवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लो अलोकेशन जो हो रही है वो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन थोड़ी आर्बिट्ररी है, अनरिलायबल है, तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट केवल तभी अपनी रिड्यूस करते हैं जब डिविडेंड क्लियरली हमें रिकवरी ऑफ कॉस्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब राइट शेयर्स के लिए पूछे कि भाई राइट शेयर्स के लिए किस तरीके से यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करोगे, तो इसमें भी हमारे पास में ना 3 अलग अलग तरह के केस बन जाते हैं। केस 1, 2 और 3 क्या है इसमें। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास में राइट्स सब्सक्राइब कर ली गई, राइट शेयर्स आपने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो पहले वो वाली वीडियो एक बार देख लेना। तो अगर यहाँ पर राइट शेयर्स हमारे शेयर होल्डर ने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब कर लिए, तो जो कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स हैं वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में आपकी ऐड हो जाती है। मतलब अगर मान लो ओरिजिनल शेयर कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपीस थी और राइट सब्सक्राइब हमने 20,000 रुपीस के लिए की है, तो न्यू कॉस्ट हमारी 1,20,000 बनेगी। अगर राइट्स हमने बेच दी, हमने सब्सक्राइब नहीं की, एज अ यहाँ पर हमने बेच दी, तो सेल प्रोसीड्स कैसे होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जाएंगी। तो अगर राइट्स हमने 8,000 रुपए की बेची तो हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट हो गया, हमें जो प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपीस का उसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पर राइट एक्विजिशन जो है, ठीक है, कम राइट एक्विजिशन हो रहा है और फॉल हो रहा है वैल्यू में। नाउ दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फेज 2 के लिए आप लोग पूछते हो ना मैम कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अगर कम राइट बेसिस है तब क्या होगा। अगर शेयर्स हमने यहाँ पर जो खरीदे हैं वो कम राइट के हैं और मार्केट वैल्यू यहाँ पर जो है आफ्टर एक्स राइट, तो मार्केट वैल्यू हमारी कम हो जाती है कॉस्ट से, तो जो सेल प्रोसीड्स होती हैं राइट्स की वो हमारी क्वायरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर देती है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो कॉस्ट जो है कम राइट शेयर्स की वो कैसी है, 100 रुपीस की है, ठीक। अब एक्स राइट यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है लेट अस से वो हमारे पास 90 रुपए की है, तो जो राइट्स हमने बेची हैं वो हमारे पास कितने रुपीस में गई, -10 रुपीस में, मीनिंग 10 रुपए का लॉस हो रहा है हमें। तो जो कैरिंग अमाउंट होती है वो हमें मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉस है इसे डेबिट कर देंगे और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी कैरिंग अमाउंट जो है वो लेकर चलेंगे। आगे इतना समझ में किस तरीके से हमें यहाँ पर अपनी जो वैल्यूएशन है वो करनी होती है। अब एक बार रीड करते हैं। तो जब राइट शेयर्स ऑफर किए गए हैं उनको सब्सक्राइब कर लिया गया, तो जो कॉस्ट है राइट शेयर्स की, जैसे 1 लाख रुपए के हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स थे, 20,000 रुपए की राइट्स थी, वो हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग ऐड कर दी। अगर राइट्स हमारी सब्सक्राइब नहीं करी गई हैं लेकिन हमने उनको मार्केट में बेच दिया है, तो वो जो 8,000 रुपीस का हमारे पास प्रोसीड्स थी, जो सेल प्रोसीड्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ले जाते हैं। हाउएवर अगर इन्वेस्टमेंट्स हमारी अक्वायर की गई हैं कम राइट बेसिस के ऊपर, तो जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो इमीडिएटली यहाँ पर अपनी जब एक्स राइट यहाँ पर लोअर देन द कॉस्ट बन गई जिस पर हमने एक्वायर किया था, तो क्या अप्रोप्रिएट है,
कि हम सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट को यहाँ पर अप्लाई कर जो कैरिंग अमाउंट है उसे भी कम कर दे। और कैरिंग अमाउंट को कम कर हमने क्या किया था, 10 रुपीज का जो लॉस था वो हमने डेबिट कर लिया और 90 रुपए पर इसको रिकॉर्ड कर हम चल रहे थे। इतना समझ में आ गया। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर एक बार देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऐड कब करना है, कौन कौन से केसेस में ऐड करोगे, जब एक्विजिशन चार्जेस हैं आपकी उनको ऐड करोगे। फेयर वैल्यू जो है सिक्योरिटीज की, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए थी लेकिन मार्केट वैल्यू 100 रुपीज थी जब हमने इशू किया, तो हम यहाँ पर 100 रुपीज पर लेकर जाते हैं। फेयर वैल्यू जो एसेट की गिवन अप की थी हमने, जैसे मैंने मशीनरी वाला आपको समझाया था, या फिर फेयर वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की एक्वायर की है वो क्लियरली एविडेंट होगा। कॉस्ट हमारी राइट शेयर्स जो सब्सक्राइब कर लिए गए थे, जो केस 1 था आपका, राइट। रिड्यूस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था प्री एक्विजिशन पीरियड का, हमने जब 12,000 रुपए थे 6 महीने का, जनवरी से लेकर जून तक का अमाउंट माइनस कर दिया था 6,000 रुपीज का, वो वाला आ गया। डिविडेंड अगर हमने रिसीव किया है फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड तो वो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, वो रिड्यूस करना होता है, लेकिन केवल तभी जब हमें क्लियरली यहाँ पर एक रिकवरी ऑफ कॉस्ट रिप्रेजेंट की गई है। अगर इन्वेस्टमेंट अक्वायर की कम राइट बेसिस पर और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हमारे पास इमीडिएटली उनकी एक्स राइट्स बनने के बाद में क्या हो रही है, लोअर देन द कॉस्ट आ जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अमाउंट को रिड्यूस कर रहे थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस वाले केस में, राइट। तो ये यहाँ पर 10 रुपीज का हमें लॉस हो रहा था, तो वो हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जो कैरिंग अमाउंट है वो हमारी मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाती है। ओके अब यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। अच्छा उससे पहले ना कुछ चीजें समझते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, टेम्पररी डिक्लाइन होगा या परमानेंट डिक्लाइन होगा, ये आप कैसे पता करोगे। क्वेश्चन आ गया आपके पास में एग्जाम में, अब आपको ये समझ में आना है कि भाई डिक्लाइन हो गया मार्केट वैल्यू में, ये आपके सामने लिखा हुआ था, लेकिन ये डिक्लाइन परमानेंट है या टेम्पररी ये नहीं लिखा हुआ। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि आपको ये समझना होगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है उसमें क्या क्या रीजन दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी बातें बोली गई जैसे कि ह्यूज कैश ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक है, या फिर आपको बोले गए एडवर्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस, या बोला गया बिजनेस का डिटोरिएशन, ठीक है, या आपको बोला गया कंपनी अंडर स्ट्रेस, कंपनी अंडर स्ट्रेस। तो ये सारे केसेस में आपके पास जो लॉस हो रहा है वो परमानेंट इन नेचर होता है। कैसा होता है, परमानेंट इन नेचर होता है, डिक्लाइन परमानेंट होगा, यू हैव टू बुक दिस लॉस। अच्छा केस 2 क्या होगा, केस 2 में मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने ऐसी कोई बात नहीं की है, उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि डिक्लाइन जो है वो टेम्पररी है या परमानेंट है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक आपको क्या करना होगा, आपको फिर खुद से समझना होगा कि क्या ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाकर एक बार ऑप्शंस चेक कर लेना और देखना कि अगर डिक्लाइन टेम्पररी होता है तो उसके हिसाब से आंसर आ रहा है या फिर हमारे पास नहीं आ रहा। अगर टेम्पररी आ रहा है तो लॉस को बुक नहीं करना होता है, अदरवाइज बुक करना होता है। आगे समझ में, चलो अब यहाँ पर कुछ एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 90 रुपए है। तो अगर मान लो टेम्पररी डिक्लाइन होता है तो हम उसे कैरी कब करेंगे, किस कॉस्ट पर करेंगे, 100 रुपए पर करेंगे। अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो 90 रुपए पर उसे रिकॉर्ड कर चलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है तो आपको क्या रिकॉर्ड करना होगा, क्या एंट्री बनेगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, डिक्लाइन हो रहा है तो लॉस ही हो रहा होगा, लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। और प्रोविजनिंग जो हमने की है, प्रोविजन बनाते हैं हम, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या बनेगी एक बार लिख देती हूं मैं, प्रोविजन फॉर
डिमिन्यूशन फॉर डिमिनिशन ऑफ इन डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो करेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डायरेक्टली रिड्यूस कर देती है इन्वेस्टमेंट को। अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसमें हमें प्रोविजन क्रिएट करना होता है, डायरेक्टली हम रिड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, ये भी याद रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान लो आपकी 100 रुपीज की थी, तो प्रोविजनिंग आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर लेस कर रहे हो, कितने रुपए से, 10 रुपए से, और जो नेट वैल्यू शो करोगे वो कितनी करोगे, 90 रुपए की शो करोगे। आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इतना पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम कैरिंग अमाउंट के बारे में पढ़ेंगे। कैरिंग अमाउंट के बाद पढ़ने के बाद में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जिसमें मैं समझाऊंगी कि मान लो आपकी कोई करेंट इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने बाद में डिसाइड किया कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाना है, या लॉन्ग टर्म को आपको एक करेंट इन्वेस्टमेंट बनाना है, तो आप आगे किस तरह से प्रोसीड करोगे। कोई भी डाउट आता है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूंगी। मैं यूजुअली ज्यादा टाइम लेती नहीं हूँ, कभी कभी कुछ कुछ डाउट्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, वो कमेंट्स में पहले से होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुझे लेजीनेस लगता है आंसर करने में। अदरवाइज खैर मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डाउट है आप पूछ लेना, क्वेश्चंस के डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी कैरिंग अमाउंट के बारे में, कि भाई कैरिंग अमाउंट जो है वो आप किस तरीके से लेकर चलोगे। तो कैरिंग अमाउंट जो है करेंट इन्वेस्टमेंट की, वो लोअर जाती है कॉस्ट या फेयर वैल्यू के। वैल्यूएशन हमारे करेंट इन्वेस्टमेंट की जो है वो ओवरऑल बेसिस पर देखी जाती है, तो वो हमारी एप्रोप्रिएट कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि करेंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होती हैं। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक्सपेक्टेड लॉसेस को हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक शेयर था ए, दूसरा था बी, कॉस्ट आई एक जगह 50,000, दूसरे में शेयर बी में आई 50,000, फेयर वैल्यू 40,000 और दूसरे में 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 50,000 थी, 40,000 हो गई, यहाँ 50,000 थी, 60,000 हो गई। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए की है, राइट। फेयर वैल्यू आप कितनी लेकर चलोगे, फेयर वैल्यू भी आप यहाँ पर 1,00,000 रुपए की ही लेकर चल रहे हो। तो ग्लोबल वैल्यूएशन जो है वो हमें कोई भी लॉस नहीं दिखा रही होती है। ठीक, तो इसीलिए प्रूडेंस जो है वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं 10,000 का लॉस है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, हम प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, जिसमें कि हम क्या दिखाएंगे, अपने प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे और अपने एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर 90,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट बनकर आएगा, 50,000 इसका लेंगे और 40,000 इसका लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास में ये बोल रहे हैं कि कभी कभी एक ऐसा कंसर्न आता है कि जो एंटरप्राइज है वो यहाँ पर वैल्यू किसी भी कैटेगरी ऑफ रिलेटेड करेंट इन्वेस्टमेंट की लेकर नहीं चल रही, मीनिंग कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन यहाँ पर जो है वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखो वो अलाउड तो है लेकिन आइडियल नहीं होती है। तो नॉट विद ईच इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एंड अकॉर्डिंगली द इन्वेस्टमेंट्स में बी कैरीड एट द लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू कंप्यूटेड कैटेगरी वाइज। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सभी हमें यहाँ पर देखने होते हैं। तो जो एंटरप्राइजेस हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू रिलेटेड कैटेगरीज को साथ में लेकर चलती है, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ये हमारे लिए परमिटेड तो है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है कि जितना ज्यादा प्रूडेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड है वो हमारे लिए इंडिविजुअल वैल्यूएशन का रहेगा, ना कि कैटेगरी वाइज। तो बेस्ट मेथड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस ही रहता है। तो मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, इन्वेस्टमेंट्स को इंडिविजुअली कैरी करो। ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आपने एक ही कैटेगरी में रख दिया, इसको अलग से वैल्यूएशन दिखाओ, इसकी अलग से प्रेफरेंस शेयर्स की और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की अलग से वैल्यूएशन को आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग अगर हमें करनी है फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू,
तो अगर हमारे पास में कोई भी रिडक्शन हो रहा है तो डेबिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू हमारी सब्सिक्वेंटली बढ़ जाती है तो इंक्रीज को रिकॉग्नाइज हमें अप टू ओरिजिनल कॉस्ट ही करना होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मानकर चलो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले फॉल हुआ मान लो फेयर वैल्यू में, ठीक है, तो लॉस को हमने डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 80,000 की थी, फेयर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70,000 की है, तो लॉस हमारा 10,000 का डेबिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज हुआ फेयर वैल्यू में, इंक्रीज को हमें रिकॉग्नाइज अप टू ओरिजिनल कॉस्ट ही लेकर चलना होगा। अगर कोई भी एक्सेस इंक्रीज हुआ है तो उसे इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट मेरी 80,000 थी, वैल्यू रिड्यूस होकर यहाँ पर कितनी हो गई है, 70,000 हो गई, जो हमारे पास लॉस था 10,000 का मैंने बुक कर लिया, बाद में वैल्यू बढ़कर 90,000 की हो गई, तो वो जो हमारे पास में क्रेडिट होगा अमाउंट, तो वो कितने तक कर सकते हैं हम, केवल और केवल 10,000 रुपए तक का क्रेडिट करेंगे, 70 से 80 तक तो कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देते हैं। अनरियलाइज्ड गेन्स को बियॉन्ड कॉस्ट हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आगे समझ में, मैंने कितने का खरीदा था, 80,000 का, मार्केट वैल्यू 70,000 की चली गई, 10,000 रुपए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए जैसा इन्होंने यहाँ पर बोला, बाद में मार्केट वैल्यू 80,000 से 70,000, 70,000 से 90,000 पहुंच गई, 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर केवल 80,000 तक ही दिखा सकती हूँ, 90,000 नहीं शो करूंगी, कॉस्ट तक ही दिखाऊंगी। क्यों, क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन होगा। आगे समझ में, तो यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सब्सिक्वेंटली बढ़ जाती है तो इंक्रीज हमें वैल्यू ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट में अप टू कॉस्ट ही लेकर जाना है, 80,000 तक ही लेकर जाना है, और उतना अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो 10,000 रुपए हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक्सेस पोर्शन है उसे, जो बाकी 10,000 है उन्हें इग्नोर कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली हमारी कॉस्ट पर कैरी होती है। समझ में आ गया, एक और बार दिखा दूं, देखो 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी जो कि बाद में 70,000 की हो गई और 70,000 से 90,000 की हो गई, तो पहले 10,000 का रिडक्शन हुआ, जिसको मुझे बोला गया था कि अगर फेयर वैल्यू में कोई भी आपका रिडक्शन होता है, लॉस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस को डेबिट कर देना, मैंने कर दिया था। बाद में 70,000 से 20,000 रुपए का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया, तो अब मैं यहाँ पर इसको केवल 80,000 तक, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसी पर लेकर चल सकती हूँ, तो मैंने केवल 20,000 में से 10,000 का पोर्शन जो था उसे क्रेडिट करा, और जो बाकी 10,000 रुपए थे उसे मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। आगे इतना समझ में, चलो अब आगे देखते हैं। ये बोल रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसी होनी चाहिए, ये हमारी यूजुअली हम अपनी कैरी करते हैं किस पर, कॉस्ट के ऊपर कैरी करते हैं, ये तो नॉर्मल रूल हो गया। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए है, तो अगर कोई भी हमारी टेम्पररी मार्केट फ्लक्चुएशंस होंगी तो वो मुझे अफेक्ट नहीं करेंगी। अगर परमानेंट है, अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन हो रहा है, तो हमें कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो गई, अगर डिक्लाइन हमारा परमानेंट है तो कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस करना है और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। मान लो इन्वेस्टी कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई, मीनिंग इन्वेस्टी कंपनी कौन सी हो गई, इन्वेस्टी कंपनी हो गई जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो बैंकरप्ट हो गई, सीरियस फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हुई, लॉन्ग टर्म लॉस हो गया अर्निंग कैपेसिटी का, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरी कॉस्ट अमाउंट थी पहले 80 रुपए थी, अब वो 70,000 हो गई, राइट, तो वैल्यू 80,000 से 70,000 हो गई, अब मैं 70,000 रुपए ही लेकर चलूंगी और जो लॉस था उसे रिकॉर्ड कर लूंगी। रिवर्सल अगर रिडक्शन का करना है तो अगर वैल्यू वापस बढ़ जाती है या फिर जो रीजन था डिक्लाइन का, जो टेम्पररी रीजन था, परमानेंट रीजन था, माइट भी कंपनी जो उसकी वैल्यू थी वो डिटोरिएट हुई थी बट अब अच्छी हो गई है, ठीक है, 10-20 साल में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में रिडक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो कैरिंग अमाउंट यहाँ पर डिटरमिन होती है इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पर, अगर कोई डिक्लाइन हुआ है जो कि हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यूड इन्वेस्टमेंट है,
तो रिजल्टेंट रिडक्शन हमारी कैरिंग अमाउंट का चार्ज हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर करना है। और रिडक्शन कैरिंग अमाउंट का रिवर्स कब किया जाता है, जब दोबारा से वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई। तो अगर कोई रीजन है जो कि हमारे रिडक्शन का था, अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या समझा कि करेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रिवर्सल अप टू कॉस्ट अलाउड था, जैसा हमने इस केस में देखा। और अगर हमारे पास में लॉन्ग टर्म है तो वो हमें यहाँ पर अलाउड है अगर ये जस्टिफाइड होगा। तो लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू लेकर चलेंगे। वैल्यूएशन जो होती है वो ग्लोबल बेसिस पर यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती, अप्रोप्रिएट प्रूडेंट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट कैरी किया जाता है। लॉन्ग टर्म में हम कैरीड वैल्यू कॉस्ट पर लेकर चलते हैं और वैल्यूएशन जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पर करते हैं। अगर कोई डिक्लाइन जो कि हमारा परमानेंट है तो कैरिंग अमाउंट हमारी रिजल्टेंट रिडक्शन कैरिंग अमाउंट का कर तब लगाई जाती है। और रिडक्शन अगर रिवर्स हो गया तो वो हमें रिवर्स में दिखाना है अगर वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई या फिर जो रिडक्शन का रीजन था वो हमारा अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब कुछ हमारे पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास में कोई लैंड है या बिल्डिंग है जिसको हमने रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, ठीक है, खुद के यूज के लिए या ऑपरेशंस के लिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट हमने लैंड या बिल्डिंग में की है जो कि हमारे पास में, ठीक है, हमने यहाँ पर किस लिए रखी नहीं है, अगर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर यूज बाय और इन द ऑपरेशंस ऑफ द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेस। अगर खुद के लिए यूज के लिए रखी है तो वो हमारे पास में ऑपरेशंस का हिस्सा है। अगर यहाँ पर खुद के यूज के लिए नहीं है, ठीक है, अगर आपने खुद के यूज के लिए है तो काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आ जाएगी, अदरवाइज वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग है जो कि हमने टेनेंट्स को रेंट पर दी है, या फिर कोई जमीन हमने लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए, किसका पैसा वैसा बढ़ जाएगा तब इसको बेच देंगे कर रखी है, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगी। अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ऑफिस जो हमने खुद एज एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, तो हमें क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को ही यूज कर जो कॉस्ट मॉडल है उसी को यूज करना है, जिसमें हम परचेज प्राइस, रजिस्ट्रेशन, लीगल चार्जेस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये सभी चीजें लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो हमारे पास में अकाउंटिंग होगी वो कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग होगी, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। तो कॉस्ट अगर किसी भी शेयर्स के हैं, ठीक है, जो कि हमारी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी से रिलेटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में होल्डिंग जो होगी वो डायरेक्टली हमारी राइट टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और इसको हम कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर चलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो होल्डिंग शेयर्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं कि भाई हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को ओन करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसे में कॉस्ट इन शेयर्स की हमें कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फ्लैट कॉस्ट जो थी वो 60 लाख रुपीज की थी, तो और जो मैंडेटरी सोसाइटी के शेयर्स थे वो 50,000 रुपीज के हमें खरीदने थे। मैंने एक फ्लैट लिया जिसकी 60 लाख की कॉस्ट थी और जो शेयर्स मैंने खरीदने हैं वो 50,000 के सोसाइटी के खरीदने हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 60,50,000 रुपीज यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल कैसे करना है इन्वेस्टमेंट्स का, तो अगर हमें डिस्पोजल करना है तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हमें प्रॉफिट या लॉस कैसा हो रहा है और पार्शियल डिस्पोजल है इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो अगर प्रॉफिट या लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज नेट सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट मान लो आपकी 1,50,000 है और सेल प्रोसीड्स आपके 1,70,000 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, अगर कैरिंग अमाउंट आपकी 1,50,000 थी, बेचा आपने 1,70,000 में, तो 20,000 रुपीज का फायदा हो गया। तो ये हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब पार्शियल डिस्पोजल कैसे करते हैं, मान लो एक इन्वेस्टमेंट थी जिसका एक हिस्सा मैंने बेच दिया, एक हिस्सा अभी अपने पास रखा है,
तो यहाँ पर जो कैरिंग अमाउंट होती है वो एवरेज कैरिंग अमाउंट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मानकर चलो, एक सेकेंड देखो, हमारे पास टोटल शेयर्स हैं लेट अस से 2000, ठीक, और जो टोटल कैरिंग अमाउंट है उन शेयर्स की वो 2,40,000 है। तो जो शेयर्स हमने सोल्ड किए हैं वो मान लो 500 हैं, तो एवरेज कॉस्ट पर शेयर हमारी 120 रुपीज हो जाती है, और जो कैरिंग अमाउंट तो सोल्ड होगी वो 60,000 रुपीज होगी। आगे समझ में? 2000 शेयर्स में से मैंने केवल 500 शेयर्स बेचे हैं। अगर मेरे पास में टोटल कैरिंग अमाउंट 2,40,000 रुपीज 2000 शेयर्स की है, तो एक शेयर मेरे लिए कितने का बैठेगा? 120 रुपीज का बैठेगा ऑन एन एवरेज। तो कैरिंग अमाउंट जो होगी वो 500 इंटू 120 हम यहाँ पर लेकर इसको निकाल लेते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें लीफो फीफो नहीं खेलना होता है। तो आ जाते हैं ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जो डिफरेंस होता है कैरिंग अमाउंट और डिस्पोजल प्रोसीड्स में, नेट ऑफ एक्सपेंस, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होगा। तो जब हम एक पार्ट अपनी होल्डिंग का बेचते हैं तो कैरिंग अमाउंट हमारी एलोकेट किस तरीके से होती है? एवरेज कैरिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग, जो हमारी टोटल होल्डिंग है इन्वेस्टमेंट की उसके, ठीक है। तो रिक्लासिफिकेशन अगर हमें करनी है इन्वेस्टमेंट्स की तो किस तरीके से हम करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग अगर कोई लॉन्ग टर्म से करेंट में और करेंट से हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना रिक्लासिफाई करना है, इसके लिए भी ना मैं पहले अलग से एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ देखो, हाउ टू डिसाइड, यहाँ पर हमने ये तो समझा था कि हमारे पास में किस तरीके से करेंट इन्वेस्टमेंट होगी और किस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। अब अगर हमें ये समझना हो कि इनको रिक्लासिफिकेशन करना है, मीनिंग कि यहाँ पर जो इंटेंशन है वो चेंज हो गई। क्या इंटेंशन थी? पहले करेंट इन्वेस्टमेंट से हमने डिसाइड किया लॉन्ग टर्म में जाना है, या फिर लॉन्ग टर्म से हमें करेंट इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर वैल्यूएशन रूल किसका लगाना होगा? ओल्ड कैटेगरी का। वैल्यूएशन रूल ये एक गोल्डन रूल की तरह है आपके लिए, इसको याद रखना। ओल्ड कैटेगरी मतलब अगर ओल्ड कैटेगरी हमारे पास करेंट है, ठीक है, और हम करेंट से लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रिक्लासिफाई करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में करेंट इन्वेस्टमेंट को हमें किस पर मेजर करना है? जो भी कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू में से लोअर होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन वैल्यू में भी इसी को लेकर चलेंगे। अब दूसरा केस हम लेकर चलते हैं कि हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जिसको हमें करेंट इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट वैल्यू क्या था या फिर कैरिंग अमाउंट क्या है, अगर मान लो परमानेंट डिक्लाइन हुआ, और इनमें से जो भी लोअर होता है उसे हम लेकर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं कि 14 लाख रुपए का, 14 लाख रुपीस का यहाँ पर हमारे पास में कॉस्ट था, और इसको राइट डाउन करा गया था 2 लाख रुपीस से। तो ऐसे सिचुएशन में कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? 12 लाख हो जाएगी। तो हम रिकॉर्ड किस पर करेंगे? 12 लाख रुपए पर करेंगे। ट्रांसफर वैल्यू हमारी 12 लाख रुपए होगी। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या है वो हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है। और तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमने करेंट में करा है, तो हमने अभी एक गोल्डन रूल क्या पढ़ा था कि हम इसको किस पर क्वेरी करेंगे? हम इसको ओल्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे। तो ओल्ड कैटेगरी हमारी लॉन्ग टर्म थी। एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में कॉस्ट जो थी वो 7 लाख रुपए थी, कैरिंग अमाउंट यहाँ पर हमारी 5 लाख रुपए हो गई। तो ट्रांसफर वैल्यू हमारे पास कैसी होनी चाहिए? 5 लाख रुपए ही होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो एग्जाम में थोड़ा सा हमें यहाँ पर ट्रैप करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमसे बोला कि करेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें रिक्लासिफाई करनी है और बहुत सारी मार्केट वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें मार्केट वैल्यू वो लेनी है जो कि ऑन डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन थी, ठीक है। लेट अस से मेरे पास एक मार्केट कॉस्ट थी 7 लाख रुपए की। कॉस्ट कितनी थी? 7 लाख की थी। अब मुझे डेट ऑफ क्लासिफिकेशन लेटेस्ट से यहाँ पर 15 दिसंबर थी। मुझे यहाँ पर 1 से लेकर
16 दिसंबर तक की अलग अलग कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो मुझे केवल 15 दिसंबर पर क्या मार्केट वैल्यू थी वो ही लेकर चलना होगा। तो मान लो यहाँ पर मार्केट वैल्यू 15 दिसंबर में मुझे दे रखी है लेट अस से 8.5 लाख रुपए। तो हम 8.5 लाख रुपए के साथ में यहाँ पर जाएंगे या फिर 7 लाख के साथ जाएंगे। हम यहाँ 7 लाख के साथ जाएंगे, क्यों? क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू है। अगर ये मार्केट वैल्यू मानकर चलो आपको दे रखी होती है 6.5 लाख, तो आप किस पर जाते 6.5 लाख के साथ, और वो भी कौन सा, जो 15 दिसंबर का होता, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन सिचुएशन समझो। मान लो करेंट वैल्यू आपको दे रखी थी और लॉन्ग टर्म एसेट में आप उसको कन्वर्ट कर रहे थे। कॉस्ट आपकी 4 लाख रुपए थी, जो फेयर वैल्यू क्लासिफिकेशन डेट पर है वो 3.8 लाख है। तो आप किसके साथ जा रहे हो, यहाँ पर इस वैल्यू के साथ में जा रहे हो। तो अगर मल्टीपल मार्केट वैल्यूज दे रखी हैं तो वैल्यू ऑन डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन, जिस दिन आप करेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस दिन आप इसे लेकर चलोगे। समझ में आ गया? कितना याद रहेगा आपको? थोड़ा सा आपके ऊपर क्वेश्चन इसमें थोड़ी लेंथी भी बनाकर दे देंगे तो भी आपको शॉर्ट में ही इसका आंसर निकल जाएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर ये चीज सही होगी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट पर रखें डिस्पाइट की जो इसकी वैल्यू है वो 300 रुपीज हो गई? हाँ, अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो डिक्लाइन हुआ है ये टेम्पररी है नेचर में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हमने प्रोविजनिंग की, प्रोविजनिंग समझाई थी आपको मैंने, तो उसे कैसे आपको बुक करना होता है, तो उसको आपको इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। या स्ट्रेटेजिक प्रीमियम अकाउंट जो होते हैं उनको हम यहाँ पर सेपरेटली लेकर चल सकते हैं। तो जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है। आगे समझ में इतना? आई होप जितना आपको भी समझाया है उतना पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपनी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एज करेंट इन्वेस्टमेंट शो करनी है तो ट्रांसफर हमारी लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट देखी जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट हमें क्लासिफाई करनी है करेंट से लॉन्ग टर्म में तो ट्रांसफर हमारे लोअर ऑफ द कॉस्ट और लोअर ऑफ द यहाँ पर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर देखी जाती है। और ओल्ड कैटेगरी वाला याद रखना, जो ओल्ड कैटेगरी होती है उसके हिसाब से हम जा रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स के ऊपर कि भाई क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर करने होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 में हमने यही देखा था ना कि एक तो हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है और एक हमें डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो डिस्क्लोजर से रिलेटेड हमें यहाँ पर याद रखना होगा, कितना ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी याद रखना। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, वैल्यूएशन बेसिस और क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने वैल्यूएशन के लिए क्या यूज की है, अमाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट डिविडेंड के लिए, ठीक है। सेपरेटली डिविडेंड को हमने सब्सिडरी कंपनी से अगर आ रहा है, रेंटल्स को यहाँ पर किस तरीके से दिखाया हुआ है, इनकम हमारी लॉन्ग टर्म और करेंट इन्वेस्टमेंट से क्या है, ग्रॉस इनकम हमारी स्टेट होनी चाहिए, अमाउंट हमारे इनकम टैक्स का डिडक्ट करना है, सोर्स पर इंक्लूड करना है उसको अंडर एडवांस टैक्सेस पेड। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम हो रही है जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, तो ग्रॉस इनकम हमें शो करनी है और टीडीएस जो है वो हमारा एडवांस टैक्सेस पेड कैटेगरी के अंडर शो होगा। अब आ जाते हैं प्रॉफिट और लॉस। अगर डिस्पोजल किया है करेंट इन्वेस्टमेंट्स का और इसको चेंज किया है कैरिंग अमाउंट में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का, तो ऐसी सिचुएशन में या प्रॉफिट और लॉसेस हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के और चेंजेस हमारी कैरिंग अमाउंट में हुए हैं तो इन्हें भी हमें सेपरेटली शो करना होगा। अच्छा, अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। कुछ सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन किस किस से रिलेटेड है, ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन से, रेमिटेंसेस से और रियलाइजेबिलिटी इश्यूज के साथ में। तो यहाँ पर राइट ऑफ ओनरशिप, रियलाइजेबिलिटी हमारी इन्वेस्टमेंट्स की, रेमिटेंसेस हमारे इनकम्स के एंड प्रोसीड्स के ऑफ डिस्पोजल। फिर हमें ध्यान में रखनी है हमारी एग्रीगेट अमाउंट, ठीक है। हमें अपनी यहाँ पर कोटेड और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट जो हैं इनकी एग्रीगेट अमाउंट देखनी होगी, तो ये भी हमें यहाँ पर अलग से रखनी है।
मार्केट वैल्यू हमें अपनी कोटेड इन्वेस्टमेंट्स की रखनी होगी। स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स अगर हमें करने हैं कंपनीज एक्ट से भी, आरबीआई इनके अकॉर्डिंग, तो वो भी हमें शो करने रहेंगे। आगे समझ में इतना? तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ पार्ट है जो कि मैं अलग से समझा देती हूँ। जिन लोगों ने पेड कोर्सेज लिए हैं उनको ये थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग हमें करनी है इन्वेस्टमेंट की अगर वो हमारे डिबेंचर्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, या तो वो हमारे डिबेंचर से रिलेटेड है या तो फिर वो हमारी बॉन्ड से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास में जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिक्स तो मैंने आपको अलग से फाइनेंस में पढ़ा रखे हैं। यहाँ पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है, या फिर हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, या इंटरेस्ट हमारा फेस वैल्यू पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स इंटरेस्ट परचेस। एक्स इंटरेस्ट परचेस। अब एक सिचुएशन लेकर चलो कि इंटरेस्ट पीरियड हमारा 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर दैट इज 30 सितंबर तक था। अब परचेज डेट हमारी जो है वो 1 जून है। इंटरेस्ट जो हमारा पेएबल है, इस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा आपका ड्यू डेट जो है 30 सितंबर, और फेस वैल्यू 10,100,000 है। रेट 12% का है। तो इंटरेस्ट हम यहाँ पर कब पे करेंगे? 30 सितंबर को पे किया जाएगा। कौन पे करेगा? इश्यूअर पे करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लो हमारे पास में अलग अलग बायर्स हैं। तो बायर यहाँ पर क्या करते हैं? बायर यहाँ पर 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो सेलर को पे करते हैं। लेट अस से हमारे पास एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 31 मई तक रखा, मीनिंग 2 महीने के लिए रखा, और उसके बाद में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक ये इंस्ट्रूमेंट तो हमारे मिस्टर बी के पास रहा। तो जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से इस बॉन्ड को या इस डिबेंचर को खरीदा था तो वो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इन 2 महीने का वो भी मिस्टर ए को पे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जब इंटरेस्ट मिलने की बारी आएगी, इंटरेस्ट जो रिसीव करेंगे मिस्टर बी वो कितना करेंगे? जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर 100,000 रुपीज पर 12% का जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर बी को। इसीलिए जब वो डिवेंचर खरीद रहे होते हैं तो वो अपना जो इंटरेस्ट का हिस्सा है उसमें से 2 महीने का इंटरेस्ट मिस्टर ए को पहले से ही पे कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मिस्टर बी हैं उनकी बुक में हम इसे कैसे शो करेंगे एंट्रीज को? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगी। और किसमें होगी? हमारे अकाउंट से या हमारे बैंक से पैसा जाएगा या तो हमारा कैश जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट इन्होंने पे करा है, सेलर को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है, तो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पर शो करेंगे। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, और जो हमारा कैश था या जो बैंक यहाँ से बैंक अकाउंट से पैसा गया है उसे क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो इंटरेस्ट इन्होंने ए को दिया था वो इनको बाद में तो मिलने वाला है, तो जब इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा तो वो पूरे के पूरे उतने महीने का होगा जितने महीने का ये बॉन्ड था। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का। तो इनका जो कैश अकाउंट था या जो इनका बैंक अकाउंट है उसे हम डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट इनकम जो है इनकम है तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट कर लेंगे। आया समझ में? तो पहले क्या हुआ? जब मैंने यहाँ पर मानकर चलो मेरे पास में एक ऐसा मानते हैं, एक बॉन्ड मान लेते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड था जो कि 10,000 रुपए का था, और उस बॉन्ड पर 6 महीने के लिए 6,000 का इंटरेस्ट भी था जो मुझे बाद में मिलता।
अब ये बॉन्ड 10,000 रुपए का जब मैंने खरीदा किसी मान लो मिस्टर ए से, मैंने मिस्टर ए को 10,000 रुपए तो दिए ही दिए, साथ में मिस्टर ए ने अपने पास में इस बॉन्ड को 2 महीने के लिए रखा था, तो 2 महीने का इंटरेस्ट तो इनका होगा, तो मैंने 2,000 रुपए और इनको साथ में पे करने हैं। समझ में आ गया? तो मैं टोटल 12,000 रुपए इनको पे करूंगी। लेकिन जब इंटरेस्ट रिसीव होने की डेट आएगी तो मुझे यहाँ पर जो कंपनी है जिसका ये बॉन्ड था वो टोटल यहाँ पर 6,000 रुपए ही पे करेगा। तो ये जो 2,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा इनको देने पड़े थे वो बाद में मेरे रिकवर हो जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरी एंट्रीज भी हो रही हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को डेबिट करा, मेरे पास से पैसे गए, फिर इंटरेस्ट यहाँ पर एक एक्सपेंस जो है मैंने दिया था मिस्टर ए को, वो भी खर्चा मैंने अलग से एंट्री में शो करा। रियल इन्वेस्टमेंट तो मेरी यहाँ पर कितनी है, केवल 10,000 रुपए की है। एक खर्चा 2,000 का और है जो मुझे बाद में पैसा रिसीव हो जाएगा, और उसको मैंने बाद में रिसीव कर लिया, तो रिसीव किया तो अमाउंट को क्रेडिट कर लिया। आ गया समझ में? तो हमारे पास में क्या क्या यहाँ पर रूल्स बने। एक बना कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप बॉन्ड पर हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे, और इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया जाता है एट परचेज। परचेज के टाइम पर ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसा दे दिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ कुछ चीजें याद रखनी थी। इंटर कॉलम बैलेंस, हमारा इंटरेस्ट कॉलम बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, फेस वैल्यू और अमाउंट जो है वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है। तो डिबेंचर अकाउंट जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन लॉजिक यहाँ पर बहुत सिंपल सा आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर समझना, आपके पास में कम इंटरेस्ट परचेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में कम इंटरेस्ट क्या होता है, जो प्राइस कोट किए गए हैं, ठीक है, प्राइस जो कोट किए गए हैं उसमें हमारा अक्रूड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। तो जब मैंने कोई यहाँ पर 10,000 रुपए का वो बॉन्ड खरीदा था, तो उसमें जो 6,000 रुपए या 2,000 रुपए जो मुझे पे करने थे, वो 12,000 रुपए टोटल के टोटल लिखे हुए थे। तो फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, कम की क्यूमुलेटिव हो जाती है। तो क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं एक्स इंटरेस्ट, तो प्राइस में हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर रहे थे। जैसे राइट्स में हम देखते हैं ना, एक्स राइट्स होती है, एक्स राइट्स का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूड हो गई राइट्स। ऐसे ही प्राइस में भी हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। और अगर मैं कम इंटरेस्ट बोलूंगी तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव होता है। इंटरेस्ट हम यहाँ पर एम्बेडेड लेकर चलते हैं, और यहाँ पर प्राइस में इंटरेस्ट जो है वो सेपरेटली पे किया जाता है। अब ऐसा मानकर चलो, मान लो आपके पास में यहाँ पर 4,000 रुपीज का आपने काम किया और 1,000 रुपए आपको कन्वीनियंस के दिए गए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 5,000 रुपीज आपको टोटल पे मिली, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में 5,000 क्या है, कम कन्वीनियंस हो गया, और हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में एक्स कन्वीनियंस आ गया, राइट। चलो अब आ जाते हैं हमारे एक एग्जाम्पल के ऊपर। तो मानकर चलो फेस वैल्यू हमें एक बॉन्ड की 100 रुपीज दे रखी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12% दे रखा था, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परचेज डेट हमारे पास में 1 जून ले लेते हैं। इंटरेस्ट पीरियड हमारा जो है वो अप्रैल से सितंबर था, राइट। प्राइस जो अगर मान लो कोट किया गया, तो प्राइस कोट हमारे पास में कितना किया गया है, लेट अस से 103 कम इंटरेस्ट करा गया। और क्वांटिटी जो है, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास 10,000 बॉन्ड्स की है। अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे फेस वैल्यू पर। तो 2 महीने का अप्रैल और मई है ना, 1 अप्रैल से 31 मई तक का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ से अप्रैल और मई का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर कर आप देखोगे कि टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास में 10,000 है हमारे डिवेंचर्स के, राइट। तो 10,000 इंटू 100 रुपीज का था हमारे पास में, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि हमारे पास में 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लग रहा था।
तो हमारे पास में यहाँ पर एक इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा लेट अस से 20,000 रुपीज का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर टोटल पेमेंट में से 20,000 रुपीज माइनस कर पे करेंगे। क्यों कर रहे हैं 20,000 रुपीज यहाँ पर माइनस हम, क्योंकि हमें यहाँ पर याद रखना है कि इवन यहाँ पर प्राइस जो है वो एक अमाउंट है, हमें इंटरेस्ट सेपरेटली पे करना होता है। तो जनरल एंट्री हमारी कैसे बनती है, इन्वेस्टमेंट हमारे डिबेंचर में कितना है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, डेबिट करेंगे अकाउंट को, ठीक है, यहाँ पर 10,10,000 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा जो है वो भी डेबिट हो जाएगा, वो कितने से होगा 20,000 से, और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो उससे पैसे जा रहे हैं तो वो 10,30,000 रुपीज हमारे जाएंगे। फिर आती है बात इंटरेस्ट हमारा जो ड्यू डेट पर है, तो कंपनी हमें 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कैश अकाउंट जो हमें मिलेगा, कैश हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट में, उसको हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 60,000 रुपीज से, ठीक है। 60,000 में से 20,000 रुपए तो हमने उनको पे किए थे, वो अब हमें रिसीव हो जाएंगे, और इंटरेस्ट इनकम हमारे पास में अगेन 60,000 रुपीज की आ जाएगी। तो हुआ क्या, इंटरेस्ट इनकम मेरे पास में ऑल्दो आई है 60,000 की, लेकिन 20,000 मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था 2 महीने का इंटरेस्ट। तो इसके अलावा जो मेरी नेट इनकम होगी, मेरी नेट इनकम यहाँ पर 40,000 रुपए ही रहेगी। तो इंटरेस्ट हमें फेस वैल्यू पर कैलकुलेट कर यहाँ पर अप टू हमारा परचेज डेट लेकर चलना होता है। आगे समझ में, तो इंटरेस्ट कॉलम जो है बैलेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, फेस वैल्यू और अमाउंट हमारी बैलेंस कैरिड डाउन में जाती है। अब एक और लेकर चलते हैं, परचेज और सेल हमने हमारे दोनों ही एक्स इंटरेस्ट पर करे हैं। मान लो परचेज डेट हमारी वही थी 1 जून की, सेल डेट हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, सेल डेट हमारी जो है 31 अक्टूबर है, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हमारे प्राइसेस कोटेड है। इंटरेस्ट की ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर और 31 मार्च होती है। क्वांटिटी हमारे पास अगेन 10,000 डिबेंचर्स थे टोटल, रेट हमारे पास 12% था। अब यहाँ पर परचेज साइड में आ जाओ, परचेज साइड में अगर मैं एक बायर हूँ तो मैं एक तो डिबेंचर का प्राइस पे करूंगी, साथ में मैं इंटरेस्ट पे करूंगी। तो ऑल्दो जो परचेज मैंने करा है वो 1 जून को करा है, लेकिन जो इशू हुआ था ये 1 अप्रैल को हुआ था, राइट। तो यहाँ पर मेरे को 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मई है तब तक का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और हमारा कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल साइड में क्या होगा, जब अगर हम यहाँ पर 31 अक्टूबर तक रख रहे थे अपने पास में, राइट, 31 अक्टूबर पर मैंने इसको बेच दिया, तो सेल प्राइस हमारा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा, साथ में इंटरेस्ट हमें यहाँ पर रिसीव होना चाहिए जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मैंने रखा है। क्यों, क्योंकि 30 सितंबर तक का जो इंटरेस्ट था वो तो मैं रिसीव कर लूंगी, लेकिन अगले 1 महीने का मुझे 31 मार्च को मिलेगा, और मैंने पहले ही अपने बॉन्ड को बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर केवल 1 महीने का इंटरेस्ट लेकर चलेंगे, तो हमारा कैश और बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। क्यों डेबिट होगा, हमें पैसा रिसीव हो रहा है, हम एक सेलर हैं। जो इन्वेस्टमेंट मैंने 10,000 उसमें डिबेंचर्स में करी है वो मेरे पास में यहाँ पर क्या होगी, अब क्रेडिट हो जाएगी। साथ में जो इंटरेस्ट इनकम है, 1 महीने का जो इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा वो भी इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी। आगे समझ में, तो ऑन परचेज हम इंटरेस्ट पे करते हैं सेलर को, ऑन सेल हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं बायर से, और ड्यू डेट पर कंपनी अपना इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमने ये कहां पर बेचा और कहां पर इसको खरीदा है, ठीक है। तो जब हम डिबेंचर्स को बेचते हैं तो क्या होता है, 2 चीजें हो जाती है जब हमने डिबेंचर्स को बेचा। सबसे पहले अगर मैं कैपिटल पोर्शन लेकर चलूं, तो कैपिटल पार्ट में सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को आप अपनी बुक्स से हटा दोगे, राइट।
दूसरा, आप प्रॉफिट या लॉस आपको कितना हुआ उसको सेल करने पर वो कैलकुलेट करते हो। एक आएगा आपका रिवेन्यू पार्ट। रिवेन्यू पार्ट में क्या करोगे, आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो, ठीक है। कब तक के लिए रिसीव कर रहे थे, जैसे मैंने 1 जून से लेकर उसको 31 अक्टूबर तक रखा, तो ये मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट जो हमने रिसीव किया वो रेवेन्यू का हिस्सा बन जाता है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है कि हमें इंटरेस्ट जिस पीरियड के लिए हमने डिवेंचर के यहाँ पर रखा है, हमारे लास्ट इंटरेस्ट ड्यू डेट के, वो हमें यहाँ पर लेकर चलनी होती है। तो जब हमारे पास कुछ भी आउट ऑफ बुक्स चला जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे कैरिंग अमाउंट पर लेकर चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर लेकर चलते हैं। इंटरेस्ट हमारी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। तो परचेज किया डिवेंचर को हमने पहले, फिर हमने उसको 31 अक्टूबर को बेचा। इंटरेस्ट हमारा ड्यू डेट 30 सितंबर और 31 मार्च को था। रेट हमारा 12% और क्वांटिटी 10,000 डिवेंचर्स हमने रखे थे। तो इंटरेस्ट ऑन सेल में लास्ट इंटरेस्ट हमारा 30 सितंबर को हमें पे किया गया और हमने 31 अक्टूबर को इसको बेचा। तो हमने डिवेंचर को 1 महीने के लिए होल्ड कर रखा है, तो हमें केवल 1 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट में हमें जब कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा उस टाइम पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा हट जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट इनकम जो है सेल की वो भी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्या, तो हमें उस टाइम पर क्या करना है, अगर सेल प्राइस मेरी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर सेल मेरे कम अमाउंट में हुआ है, कैरिंग अमाउंट मेरी ज्यादा है तो लॉस है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी प्रॉफिट के लिए क्रेडिट और लॉस के लिए डेबिट कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन करनी होती है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे पास में कैश जो है, ठीक है, वो आ रहा है तो हमें डेबिट करना होता है, अदरवाइज हम उसे क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो कुछ एंट्रीज आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में क्या हो रही है, हमारे पास में जब हमने इन्वेस्टमेंट्स को रिसीव किया है तो हमारे पास में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो परचेज में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, सेल में हम रिसीव करते हैं, कंपनी ड्यू डेट पर इसको पे करेगी। आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू। अब एक पॉइंट और याद रखना, वो क्या है, अगर आपके पास में ब्रोकरेज है, ठीक है, तो ब्रोकरेज को आपको ऐड करना होता है। अगर आप परचेज कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, ठीक है, और डिडक्ट करना होता है जब आप इसे सेल कर रहे हो। क्यों, जब हम परचेज करते हैं तो कैश हमारे हाथ से जाता है, आउटफ्लो हो रहा है, और ब्रोकरेज में जब कैश आउटफ्लो होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। जब हम सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे हाथ में आएगा, ब्रोकरेज हमारे हाथ से जा रहा होगा, तो जो नेट इनफ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हम इसको डिडक्ट कर रहे होते हैं। आगे समझ में, अगर मान लो पार्शियल सेल करनी है डिबेंचर्स की, तो 10,000 डिबेंचर्स थे, मान लो हमने यहाँ पर इसको अलग अलग लॉट्स में 1,000 डिबेंचर्स 10 लॉट्स में बेचे, या फिर ऐसा मान के चलो कि हमने 5,000 डिबेंचर्स यहाँ पर बाई करे, ठीक है, फिर हमने 6,000 डिबेंचर्स बाई करे और फिर बाद में हमने केवल 2,000 डिबेंचर्स ही बेचे। तो अब हमें कौन सा लॉट बेचना है, ये वाला, कौन सा वाला। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है, ये कहता है कि आप वेटेड एवरेज निकालोगे और यहाँ पर फीफो जो है, ठीक है, वही हमें यहाँ पर यूज करना है। कब, वही हमें तब यूज करना है जब क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली कहा गया है। अदरवाइज हम जो वेटेड एवरेज का मेथड मैंने आपको अपना इन्वेंटरी वाले पार्ट में समझाया था वो आपको फॉलो करना होगा। तो हम क्या करते हैं वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज में हम जितनी भी कॉस्ट थी परचेज के, 5,000 वाले डिबेंचर्स हमने मान लो 100 रुपए में खरीदे, 6,000 वाले हमने यहाँ पर अपने मान लो 110 रुपए में खरीदे, तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी सोल्ड को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर अपने सेलिंग प्राइस के साथ में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको अपॉन 11,000
सेलिंग प्राइस के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पर देख लेंगे कि एक डिबेंचर कितने का है और सेलिंग प्राइस एक डिबेंचर का क्या है, उसमें से हमें पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। और फीफो में हम क्या करते हैं, अर्लीस्ट लॉट जो हमारे पास मान लो 5,000 वाला पहले आया था तो 2,000 यहाँ से पहले बेचेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो कॉस्ट लेकर चलते हैं वो भी इसी की लेकर चलेंगे। अगर क्वांटिटी मान लो हमारे पास में लेटर से 6,000 आती तो 5,000 पहले इसका लेते, फिर 1,000 यहाँ से लेते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले एक यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखते हैं तो हमारे सोल्ड डिबेंचर्स की क्या है और सेल वैल्यू के साथ में हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। फीफो जो है वो डिफॉल्ट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, जैसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री जो है वैल्यूएशन की उसमें रहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में वैल्यू वेटेड एवरेज जो है वो आपका डिफॉल्ट में चलेगा। याद रहेगा इतना आपको? तो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है कि हमारे पास में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो लास्ट इंटरेस्ट हमारे पास में ड्यू डेट से कितना था, ना कि हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास में इंटरेस्ट अप्रूव हो रहा है ईयर एंड में तो ड्यू डेट जो है वो हमारी ईयर एंड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट हमारे रिमेनिंग मंथ के लिए अप्रूव हो रहा होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर आपको मान लो अकाउंटिंग करनी है अपने इक्विटी शेयर्स के लिए तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ना कुछ कुछ चीजें हमारे लिए डिफरेंट होती हैं डिबेंचर्स से, ये थोड़ा इजी भी रहता है। तो अगर डिबेंचर्स हैं, ठीक है, तो डिबेंचर्स में हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट एडजस्ट हमें करनी पड़ती है ना, और इंटरेस्ट हमारे पास रिसीवेबल या पेएबल रहता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में क्या है, कोई भी फिक्स रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला और यहाँ पर ना इंटरेस्ट रिसीवेबल है और ना ही पेएबल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर केवल डेट देखनी है, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, डिविडेंड हमारे पास क्या होगा और अमाउंट क्या है। तो अब यहाँ पर हमें अगर परचेज या सेल करने हैं अपने इक्विटी शेयर्स तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हमारी डेबिट हो जाती है, ठीक है, और हमारा कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाता है। कब? जब परचेज किया। अगर सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज बनती हैं आपकी, कैश आपके पास में रिसीव होगा तो कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपके पास से जा रही है तो इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। साथ में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वेटेड एवरेज मेथड लेकर चलना होता है। कॉस्ट पर आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पर लेकर जाते हो एंड अदर आपके पास में बहुत सारे लॉट्स हैं, जैसे डिबेंचर्स में समझाया था तो वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हो। अगर फीफो कब यूज करना है, जब एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, लीफो हम यूज नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो बोनस शेयर्स हैं तो क्या होगा, हमने तो फ्री शेयर्स दिए थे तो कॉस्ट यहाँ पर नील हो जाती है, राइट। अगर कॉस्ट हमारी नील हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को तो बढ़ा देते हैं, अमाउंट कोई ऐड होगी नहीं, तो लेजर में एंट्री कैसे बनेगी, नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर अमाउंट कॉलम को 0 रखते हो तो कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा, बोनस शेयर्स हमारे एवरेज कॉस्ट पर शेयर को यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और बोनस शेयर्स को हम इंक्लूड करेंगे जब हमें वेटेड एवरेज निकालना होगा। अच्छा अगर राइट शेयर्स हैं तो हम क्या करते हैं, शेयर्स अगर हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए तो वो राइट शेयर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम कंसेशनल प्राइस पर देते हैं। तो या तो राइट शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर्स में हमें क्या करनी है, डेबिट करनी है और कैश अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर राइट्स हमने रिनाउंस कर दिए हैं, राइट शेयर्स को हमने सेल किया है तो शेयर होल्डर्स अपनी राइट्स को बेच देते हैं, कैश उनको रिसीव हो जाता है यहाँ पर और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा अकाउंट यहाँ पर अकॉर्डिंगली क्रेडिट हो जाएगा। तो रिनाउंसिएशन जो होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट लेजर में नहीं आता, वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। याद रहेगा कि हमारे पास में जो राइट शेयर्स हैं उनका अगर हमने रिनाउंसिएशन किया है, उन्हें हम नहीं यूज कर रहे हैं, हमने उनको सेल कर दिया है तो वो हमारे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होता है। आगे इतना समझ में, आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर एक स्मॉल सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो अगर मान लो आपके पास में यहाँ पर इक्विटी शेयर्स हैं तो परचेज आप कब कर रहे हो, कॉस्ट और जो भी चार्जेस आपके एक्स्ट्रा लगे है ना, ब्रोकरेज वगैरह जो भी लगा,
सेल करने पर हम क्या करते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर चलते हैं। बोनस में हमें कोई भी कॉस्ट अपनी नहीं शो करनी होती है, जीरो अमाउंट होती है। राइट्स अगर सब्सक्राइब हो रही हैं तो ऐड कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट में। अगर राइट्स को रिनाउंस किया गया है तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, अगर हमारे कोई एक्सेप्शन के साथ में, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड की बात कर लें तो फाइनल डिविडेंड जो होता है, ओपनिंग में डिविडेंड कॉलम में शो करेंगे, परचेज में अमाउंट कॉलम में शो करेंगे, और बोनस या राइट्स हैं तो ये हमारे पास नील रहता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड अगर मिल रहा है, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो जितने भी शेयर्स हैं वो हमारे डिविडेंड कॉलम में जाएंगे। वैल्यूएशन हमें लोअर अपनी लेकर चलनी होती है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू के। इसी के साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।